हेलो एवरीवन, आज हम ज्योग्राफी में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। वो है नेचुरल वेजिटेशन। वो भी कहाँ पर? इंडिया में। ज्योग्राफी है तो इंडिया में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी नेचुरल वेजिटेशन मिलते हैं। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब हो गया एक तरीके का आपके कहाँ कहाँ पर कौन कौन से तरीके के फॉरेस्ट मिलते हैं, या यूँ बोलूँ कि फॉरेस्ट या कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके के पेड़ मिलते हैं। देखिए, आप पेड़ देखते होंगे तो अलग अलग पेड़ अलग अलग दिखते होंगे। कुछ पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं, साल भर हरे भरे रहते हैं। कुछ पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि किसी पेड़ के पत्ते झड़ते हैं, किसी के नहीं झड़ते? कुछ पेड़ की साइज अलग होती है, उन पर जो आपकी स्ट्रक्चर होता है वो भी अलग अलग होता है। किसी पेड़ की हाइट ज्यादा होती है, किसी पेड़ की हाइट कम होती है। ऐसा डिसाइड क्यों होता है? किस फैक्टर से डिसाइड होता है? क्या इनको अलग अलग फैक्टर्स की वजह से अलग अलग हाइट्स, अलग अलग डेंसिटी, ये सब देखने को मिलता है? किसी एरिया में फॉरेस्ट की डेंसिटी ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। इन सारी चीजों को समझना ही हमारा आज की इस लेक्चर का मेन उद्देश्य है। वो है, पहला हम देखेंगे नेचुरल वेजिटेशंस का मतलब क्या होता है। नेचुरल वेजिटेशंस का मतलब हो गया कि आपकी ये जो ट्रीज वगैरह हैं, जो फॉरेस्ट में आप डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज देखते हैं, अब ये आप उनको देखेंगे तो वो आपको किस तरीके के नजर आ रहे हैं। यदि हम बात करें सबसे पहले नेचुरल वेजिटेशन में, तो नेचुरल वेजिटेशन को कई सारे चीजें, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो नेचुरल वेजिटेशन को डिसाइड करते हैं। किस तरीके का वेजिटेशंस मिलेंगे, उनको डिसाइड करने के लिए कई सारे फैक्टर्स होते हैं। अब उन फैक्टर्स में एक होता है आपका टेम्परेचर। देखो, किसी भी ट्री को, न केवल ट्रीज को, बल्कि एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स होती है उनको भी, इन सबको उगने के लिए एक सूटेबल टेम्परेचर की जरूरत होती है। जरूरी नहीं है कि ये सूटेबल टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर हो, यह भी जरूरी नहीं है कि ये सूटेबल टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर हो, लेकिन यदि ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर? एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर उस क्रॉप को सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिले या सबसे ज्यादा ग्रो करने का बेस मिले, तो उसको बोलते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के हिसाब से आप अलग अलग वेजिटेशन होती है। अब देखो, हर टेम्परेचर के हिसाब से हमने अलग अलग लेटीट्यूड्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करा था। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका यदि ग्लोब है तो यहाँ पर ये 0 डिग्री इक्वेटर की तरफ चलोगे तो यहाँ पर इक्वेटोरियल आपके ट्रीज, जिसे हम बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, मिलेंगे। इसी तरीके से आप ट्रॉपिकल एरिया में जाओगे तो वहां पर ट्रॉपिकल ट्रीज मिलेंगे। यदि मैं बात करूं यहाँ पर, आप हिमालय की बात करो, यदि ये आपका हिमालय रेंज है तो इस हिमालय रेंज में आप हिमालय पे कभी विजिट करोगे तो हिमालय के जो फुट हिल्स हैं, हिमालय के जो मिडिल हाइट्स हैं और ऊपर जाने पे जो हाइट्स हैं, यहाँ पर अलग अलग जगह जो है अलग अलग आपके ट्रीज देखने को मिलते हैं। यदि हिमालय तो एक है, और तो फिर ये ट्रीज अलग अलग क्यों होते हैं? अलग अलग नेचुरल वेजिटेशन का एनवायरनमेंट क्यों नजर आता है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? दरअसल अलग अलग हाइट पे जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है। एज वी नोट दैट, क्लाइमेटोलॉजी में हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर जो होता है वो कम होता जाता है। टेम्परेचर जो है वो आपका कम होता जाता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। तो टेम्परेचर कम होता जाता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है। अब अगेन उससे और ज्यादा हाइट जाओगे तो टेम्परेचर और ज्यादा कम होगा। तो जब टेम्परेचर कम होता जाता है तो जो फिर फॉरेस्ट की जो वेजिटेशन है वो भी अलग अलग बदलती रहती है। हम लोग हिमालय का वेजिटेशन इस क्लास के लैंड में देखेंगे। तो टेम्परेचर के साथ जो है वो आपके जैसे नीचे के इलाके में आपके ट्रॉपिकल वेजिटेशन मिलेगा, फिर आपका सब ट्रॉपिकल, फिर आपका टेम्परेट वेजिटेशन, फिर आपका अल्पाइन। जैसे हम बात करें तो जो अल्पाइन जो फॉरेस्ट होते हैं, कॉनिफेरस जो फॉरेस्ट होते हैं, जैसे ये आपका ये जो कोन टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं, कोन टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं, जल्दी आप अपर हाइट्स एरिया को विजिट करोगे तो वहीं पर आपको ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट दिखते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि टेम्परेचर कम हो, तो टेम्परेचर से ये डिसाइड होता है। दूसरी चीज है वो है आपका रेनफॉल। रेनफॉल भी किसी भी एरिया के वेजिटेशंस को डिसाइड करते हैं। रेनफॉल की वजह से ही कुछ इलाके में साल भर जो है वो हरे भरे पेड़ होते हैं। रेनफॉल के वजह से ही
रेनफॉल ही डिसाइड करता है कि किस इलाके के जो पत्ते हैं वो झड़ेंगे, या डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे। तो रेनफॉल के हिसाब से भी आप कैटेगराइज कर सकते हो। जहां पर रेनफॉल ज्यादा होगा वहां पर भाई पानी ज्यादा होगा तो वो अच्छा ही माना जाएगा। तो रेनफॉल ज्यादा होगा तो फॉरेस्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी, या यूं बोले ट्री डेंसिटी ज्यादा होगी। फॉरेस्ट बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। न केवल डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे बल्कि पूरे साल आपको इस रेनफॉल देखने को। अब जैसे जैसे रेनफॉल कम होता जाएगा वैसे वैसे, जब रेनफॉल के हिसाब से बात करें तो जहां पर रेनफॉल ज्यादा होती है वहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, सदाबहार वन। एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए जरूरी है कि रेनफॉल आपका 200 सेंटीमीटर से ज्यादा हो। इसी तरीके से जहां पर रेनफॉल कम होता है, जैसे हमारे यहाँ पर मानसून है, मानसून की वजह से कुछ टाइम पे रेनफॉल होता है, 4 महीने बाकी टाइम रेनफॉल नहीं होता, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पर जो है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं मिल पाते कई इलाकों में, कुछ इलाकों में मिलते हैं। तो कई इलाकों में डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं मानसून की वजह से। जब मानसून, जहां पर मानसून ज्यादा होता है अच्छा खासा, यहाँ पर रेनफॉल, तो वो मॉइस्ट डेसिडियस हो सकते हैं, वो ड्राई डेसिडियस हो सकते हैं यदि रेनफॉल कम है। तो रेनफॉल एक बड़ा फैक्टर है। इसी तरीके से एक और चीज है वो है आपका सोइल। अब देखो सोइल फेवरेबल होना चाहिए, यदि सोइल ही की वजह से ही। अब मैं बात करूं आपके डेजर्ट की, राजस्थान का जो थार डेजर्ट है, इस थार डेजर्ट में क्या नहीं है? इस थार डेजर्ट में आपका अच्छा खासा टेम्परेचर है। यदि टेम्परेचर अच्छा है तो वेजिटेशन होना चाहिए, लेकिन थार डेजर्ट में दो कमियां हैं। रेनफॉल की कमी है, दूसरी एक बड़े रीजन है वो है कि यहाँ की सैंडी सोइल। जो प्योर रेगिस्तान होता है वहां पे वेजिटेशन नहीं हो सकता। वेजिटेशन के लिए जरूरी है कि देखो, ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि ये कोई आपका पौधा है, ये कोई आपका ट्री है, तो ये आपका ये नीचे, ये आपका ऊपर कोई ट्री है ऐसे, तो ये जो नीचे की साइड जो ये जो है वो सोइल में जो फंसा हुआ है, इस जो सोइल से इस, भाई एक तो हो गया इसको बाहर से मिलने वाला टेम्परेचर, एक हो गया कि बाहर से जो रेनफॉल हो रही है वो, लेकिन जो धरती के नीचे से इंटीरियर ऑफ अर्थ या यूं बोले सरफेस से जो सोइल होती है, इस सोइल से भी कई सारे जो मिनरल्स होते हैं, सोइल से जो कई सारे मिनरल्स होते हैं, कई सोइल में जैसे कई सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे आपका नाइट्रोजन, और भी मिनरल्स के अलावा भी और भी चीजें होती है, जैसे सोइल से इनको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ऐसे कई सारे मिनरल्स एक्सेट्रा, कई सारे जो इनके इस पेड़ की, इस ट्री की, इस वेजिटेशन की ग्रोथ के लिए नेसेसरी है, तो सोइल से वो सारी चीजें मिलती है। यदि एग्जांपल इसको सोइल की जगह में टोपोग्राफी भी बोलूं तो भी चलेगा। अब मैं दो चीजें आपके सामने रखता हूं, एक सरफेस है आपकी ऐसे रॉक की सरफेस, बिल्कुल चट्टान वाली सरफेस है, जिसपे केवल इतनी सी छोटी सी लेयर है आपके सोइल की, ये आपकी एक होगी रॉकी सरफेस, बिल्कुल चट्टान है, ये चट्टान की लेयर्स। एक है आपकी कुछ इस तरीके की सरफेस जिसमें रॉकी सरफेस बहुत कम है, बाकी सारी सोइल है। हमने लास्ट लेक्चर में सोइल प्रोफाइल देखा था, तो सोइल प्रोफाइल यदि अच्छे से डेवलप है, यदि सोइल प्रोफाइल अच्छे से डेवलप है, यदि एक केस स्टडी, केस नंबर 1 जिसमें सोइल कम है, सोइल की जो मोटाई है वो कम है, एज रॉकी स्ट्रक्चर की, इस रॉकी स्ट्रक्चर की जो डेप्थ है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू केस स्टडी नंबर 2, जहां पर इस सोइल की डेप्थ ज्यादा है, सोइल प्रोफाइल अच्छे से डेवलप है। यदि मैं इन दोनों जगह पर एक एक पेड़ लगाता हूं, तो नो डाउट इस ये जो पेड़ है वो ज्यादा डेवलप्ड होगा, जल्दी डेवलप होगा, अच्छे तरीके से डेवलप्ड होगा, डेंसिटी उसकी अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पर इस सोइल से, इस रॉकी स्ट्रक्चर की कंपैरिजन में इस सोइल से की मोटाई ज्यादा है, यहाँ पर मोटाई ज्यादा है, यहाँ पर सोइल ज्यादा है, सोइल के मिनरल्स अच्छे होंगे क्योंकि सोइल प्रोफाइल अच्छे से डेवलप्ड है। सोइल प्रोफाइल अच्छे से डेवलप्ड होने का मतलब हो गया यहाँ पर इस सोइल के मिनरल्स अच्छे खासे होंगे। तो इस वजह से यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये सोइल में टोपोग्राफी या यूं बोलो सोइल, तो सोइल में मिनरल्स, जिस सोइल के में मिनरल्स अच्छे होंगे, जिस सोइल में आपके मोटाई अच्छी होगी, डेप्थ अच्छी होगी, या यूं बोले जिस सोइल का सोइल प्रोफाइल अच्छे से डेवलप होगा उसमें वेजिटेशन अच्छे से डेवलप होगा। फोर्थ चीज होती है वो है आपकी सनलाइट या फोटोलाइट जिसको बोल देते हैं। देखो कोई भी क्रॉप के लिए जरूरी है यदि इस कोई भी इस क्रॉप या ट्री के लिए जो जरूरी है वो ये है, यदि ये आपका सन है तो इस सन से आने वाली जो रेज है इसके थ्रू ये क्या करता है,
फोटोसिंथेसिस। तो यदि फोटोसिंथेसिस करेगा तो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है कि सन की लाइट प्रॉपर हो। तो जिन इलाके में या जिस सरफेस पे फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा, और फोटोसिंथेसिस कहां पर अच्छा होगा, जहां पर सनलाइट जो होगी वो क्या होगी, प्रॉपर सनलाइट अवेलेबल हो। यही बोले इंसोलेशन बोल दीजिए। यदि इंसोलेशन रेस प्रॉपर अवेलेबल है तो उस इलाके में वेजिटेशन भी अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस वहीं पर होगा जहां पर सनलाइट होगी। तो सनलाइट जहां पर होगी, तो ये 4 बड़े फैक्टर्स है। अब हम इन्हें इंडिया पे अप्लाई करते हैं। भाई इंडिया में सनलाइट तो सब जगह देखने को मिलती है, अलग अलग जगह अलग अलग मिट्टी है, उसके बारे में हमने सोइल में पढ़ लिया। तो इंडिया में जो इंडियन वेजिटेशन है, जो आपकी इंडियन वेजिटेशन है, उसको 2 ही फैक्टर मेनली डिसाइड करते हैं। इस इंडियन वेजिटेशन को 2 ही फैक्टर आपके मेनली डिसाइड करते हैं। वो है आपके, एक तो टेम्परेचर हो गया, दूसरा आपका रेनफॉल हो गया। पहले बात करें रेनफॉल के वजह से, तो रेनफॉल हमारे यहाँ पर अलग अलग रीजन्स में अलग अलग रेनफॉल देखने को मिलता है। यदि मैं बोलूं आपके, ये कहती मैं एक लिस्ट बनाऊं, यहाँ पर आप देखो रेनफॉल की वजह से इंडियन वेजिटेशन पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। यदि हम इसको समझें तो बात करें यहाँ पर रेनफॉल कितना है, तो उसके वजह से कौन सी वेजिटेशन डेवलप होता है और कहां पर होता है, और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। पहले बात करें, यदि किसी इलाके में रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो उस इलाके में जो वेजिटेशन डेवलप होगा वो होगा आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट, यूं बोलूं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एग्जाम्पल है आपके वेस्टर्न घाट, एग्जाम्पल है आपका जो असम वाला, जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है, नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, ये सब। इसके एग्जाम्पल भी आपको पता है, जैसे आपने नाम सुना होगा ऐसे रोजवुड, सैंडलवुड, mahogany, all these trees are example of tropical evergreen forest। अब 200 सेंटीमीटर से ज्यादा है, अब 200 सेंटीमीटर से कम क्या हो सकती है, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल है, तो इसको बोलते हैं मोइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। अब मोइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट आपको कहां पर देखने को मिलेंगे, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच का रेनफॉल देखने को मिले। जैसे आपके इसमें रीजन हो गया, आपके ये जो वेस्ट बंगाल हो गया, ओडिशा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, कर्नाटक वाला जो रीजन है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो इसके एग्जाम्पल्स आपको ऑलरेडी पता है, महोगनी, इबोनी हो गया, बम्बू हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं इन सब ट्रीज के। अब रेनफॉल हमारे यहाँ पर जो रेनफॉल होगा वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा उन इलाकों में। ये जिस यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होगा आपके वहाँ पर ये देखने को मिलेगा। और जहाँ पर आपका 100 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल हुआ, यानी केस स्टडी नंबर यदि मैं 3 बनाऊं, यदि रेनफॉल है 50 से 100 के बीच, तो 50 से 100 के बीच में रेनफॉल है, तो उस केस में आपको जो वेजिटेशंस मिलेंगे उनको पानी कम मिलेगा, और पानी कम मिलेगा तो और ज़्यादा आपके यहाँ पर यूँ बोलूँ कि मैं ड्राई रीजन ये कह सकता हूँ एक तरीके का, जहाँ पर एक तो ये मानसून रीजन है, तो यहाँ पर पानी भी कम है, और पानी कम होने के वजह से आपका
100 से 500 सेंटीमीटर, तो मैं इसको यदि मैं ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट बोलूं तो चलेगा। और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट कहां पर हो गया आपका, 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच का पानी जहां पर देखने को मिलता है वहां पर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। जैसे आपने नाम सुना होगा बम्बूज वगैरह, जो ड्राई बम्बूज हैं, बबूल है, ये सब। अब ये आपको देखने को मिलते हैं आपका, यदि इंडिया का मैप है तो ड्राई डेसिडियस जो फॉरेस्ट देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है इस वाले इलाके में, जिसमें आपका पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ये सब कवर हो जाता है। तो ये वाला जो इलाका है यहाँ पर आपको ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेगा। अब एक सिचुएशन ये हो सकती है कि 50 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल हो, तो जहां पर 50 सेंटीमीटर से भी कम का रेनफॉल होगा तो वो आपका डेजर्ट इलाका होगा, तो उसको बोलेंगे डेजर्ट वेजिटेशन या ड्राई वेजिटेशन, जो कि आपके थार डेजर्ट यहाँ पर सब जगह देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल हो गया आपका वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान में थार डेजर्ट वेजिटेशन जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम का रेनफॉल होगा, तो नो डाउट यहाँ के जो पेड़ होंगे, पेड़ तो होंगे ही नहीं, छोटी छोटी थ्रोनी क्रैप्स होगी, कैक्टस होगा, बम्बूज होंगे, ये सब यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब रेनफॉल तो हो गया, लेकिन आपको कई बार आपने अलग अलग वेजिटेशंस का भी नाम सुना होगा। तो मैं बात करूं यदि आपका नॉर्थ इंडिया है, साउथ इंडिया है, तो इस साउथ इंडिया में आपको जो पेनिनसुलर इंडिया है, तो इस पेनिनसुलर इंडिया में कई सारी जो रिवर्स है वो अपना डेल्टा बनाती है। मैं यहाँ पर बात करूं तो ये होगी आपकी कावेरी रिवर डेल्टा, यहाँ पर हो गया आपका कृष्णा गोदावरी। स्पेशली ईस्टर्न वाला जो कोस्ट है यहाँ पर ज़्यादा डेल्टास बनते हैं, क्योंकि यहाँ तो हिली एरियाज हैं, तो यहाँ पे डेल्टा कम बनते हैं, एक्सेप्ट कुछ यहाँ बनाती है लेकिन बहुत कम, बड़ी बड़ी रिवर्स नहीं है। यहाँ पर हो गया आपका महानदी डेल्टा, ये हो गया आपका गंगा रिवर का जो डेल्टा है वो गंगा रिवर डेल्टा। अब इस डेल्टा इलाके में एक वेजिटेशन का डेवलप होता है जिसका नाम है आपका मैंग्रोव्स वेजिटेशन। तो व्हाट इज मैंग्रोव वेजिटेशन? जो डेल्टा इलाके में जो वेजिटेशन डेवलप होता है उसको बोलते हैं मैंग्रोव्स, या यूं बोलूं टिड्डल भी बोलते हैं, टिड्डल फॉरेस्ट, टिड्डल वेजिटेशन। अब इसमें भी सबसे ज्यादा जो ये वाला इलाका है गंगा का डेल्टा, यहाँ पर एक इलाका है, यहाँ पर इसके जो फेमस इलाका है उसका नाम आपने सुना होगा, वो है आपका सुंदरबन। इस सुंदरबन नाम कहाँ से आया? दरअसल सुंदरबन में जो टिड्डल फॉरेस्ट मिलता है, एक सबसे पॉपुलर जो टिड्डल या मैंग्रोव फॉरेस्ट है इंडिया का, वो है आपका सुंदरी। सुंदरी सबसे ज्यादा फेमस फॉरेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, और ये सुंदरी के नाम से ही इस इलाके का नाम सुंदरबन पड़ा। जैसे सुंदरबन टाइगर रिजर्व ये सब हम लोग पढ़ते हैं, न्यूज में भी रहते हैं। तो सुंदरबन, महानदी का डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा, ये मेजर है और भी। तो डेल्टा रीजन में जो फॉरेस्ट या वेजिटेशन डेवलप होता है उसको टिड्डल या मैंग्रोव फॉरेस्ट बोला जाता है। जबकि एक और वेजिटेशन है वो है आपका हिमालयन वेजिटेशन, जिसको हम लोग अलग से समझेंगे, या यूं बोलें कि माउंटेन वेजिटेशन। इसके लिए आपको हिमालय को समझना होगा। देखो हिमालय को आप जब पढ़ते हैं, तो जब आप हिमालय पढ़ोगे तो आपको यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर हिमालय नजर आता है इधर नॉर्थ ईस्ट तक, यहाँ पर पूरा आपको हिमालय नजर आता है। स्पेशली ये वाला जो इलाका है नॉर्थ ईस्ट वाला, और ये आपका जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये इलाका इंडिया में पड़ता है। तो आप है तो ये भी हिमालयन रीजन है, तो ये भी हिमालयन रीजन, लेकिन इस हिमालयन रीजन में जो है वो आपका रेनफॉल ज्यादा होता है। तो नो डाउट पूरा का पूरा रीजन भले ही हिमालयन है, लेकिन इस रीजन में की कंपैरिजन में इस रीजन का रेनफॉल ज्यादा होता है, तो हायर रेनफॉल।
यदि रेनफॉल ज्यादा होगा तो नो डाउट वेजिटेशन के डेवलप होने के लिए सूटेबल कंडीशन होगी। एक और चीज, यदि ये इक्वेटर है तो इक्वेटर के ज्यादा पास, ये आपका यदि मैं इक्वेटर से मेजर करूं दोनों की लोकेशन, तो विद रेस्पेक्ट टू इक्वेटर नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है वो ज्यादा पास है एज कंपेयर टू वेस्टर्न हिमालय। यदि मैं बात करूं इसको वेस्टर्न हिमालय बोलूं और इसको बोलूं ईस्टर्न हिमालय, नॉर्थ ईस्ट वाला जो इलाका है ईस्टर्न हिमालय, तो ईस्टर्न हिमालय न केवल हायर रेनफॉल है बल्कि हायर टेम्परेचर भी देखने को मिलता है क्योंकि इक्वेटर से ज्यादा पास है एज कंपेयर टू, एज विद रेस्पेक्ट टू इक्वेटर, ये जो ईस्टर्न हिमालय है वो ज्यादा पास है इन इंडिया एज कंपेयर टू वेस्टर्न हिमालय। यदि ईस्टर्न हिमालय में रेनफॉल ज्यादा है, यदि ईस्टर्न हिमालय में टेम्परेचर ज्यादा है तो नो डाउट यहाँ पर वेजिटेशन के डेवलप होने के लिए ज्यादा सूटेबल कंडीशन होगी इन ईस्टर्न हिमालय एज कंपेयर टू वेस्टर्न हिमालय। यही रीजन है कि जब आप हिमालय रीजन की वेजिटेशंस देखते हो तो हिमालय कुछ इस तरीके का आपको नजर आएगा। ठीक है, अब मैं बात करूं हिमालय यदि ये जीरो की सी लेवल से यदि ये जीरो है तो जैसे जैसे आप हाइट पे बढ़ोगे, जैसे आप बढ़ गए 2500 मीटर की हाइट हो गई, कुछ अलग अलग हाइट पे आप बढ़ोगे, यहाँ पर आपकी होगी लगभग 3500, यहाँ पर और ज़्यादा आपके 5000 हाइट, तो एक हाइट के बाद तो आपको क्या नज़र आती है, वो आती है आपको बर्फ नज़र, जिसको मैं बोल दूँ स्नो। तो यहाँ पर तो कोई वेजिटेशन डेवलप होता नहीं है। यदि मैं इसको बात करूँ, यहाँ पर ईस्टर्न हिमालय है और यहाँ पर वेस्टर्न हिमालय है, तो नो डाउट ईस्टर्न हिमालय का टेम्परेचर सी लेवल पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वेस्टर्न हिमालय। तो यहां पर वेजिटेशन भी अलग अलग तरीके से डेवलप होगी। देखो, अब ईस्टर्न इलाके जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो वेजिटेशन बदलेगा। तो यदि मैं बात करूं, अलग अलग हाइट पे अलग अलग वेजिटेशन देखने को मिलेंगे। जब बात करूं यहां पर तो आपको यहां पर देखने को मिलेगी, आपको यहाँ पर देखने को, ये है आपका ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट, तो यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल वेजिटेशन देखने को मिलेगा। ये है आपका जब हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो ये एक तरीके का सब ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है, तो यहाँ पर आपको सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका टेम्परेट वेजिटेशन देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पर इसके ऊपर टुंड्रा में आपको टुंड्रा क्लाइमेट रीजन में आपको अल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिलेगा। अब मैं बात करूं ट्रॉपिकल वेजिटेशन में भी, जो ईस्टर्न हिमालय रीजन है उसका उसमें रेनफॉल ज्यादा होता है। भाई यहाँ पर रेनफॉल ज्यादा है, यहाँ पर रेनफॉल कम है एक सर्टेन लेवल की हाइट पे एज कंपेयर टू सी लेवल। यदि यहाँ पर रेनफॉल ज्यादा है, यहाँ पर रेनफॉल कम है, तो जैसे जैसे यहाँ पर इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर वेजिटेशन का ऑर्डर भी बदलता जाएगा। ईस्टर्न हिमालय के इस पार्ट में आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ये चीज मैंने आपको बताई भी है, जब मैंने आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ाया तो वहां पर मैंने क्या लिखा था, यहाँ पर देखो, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां पर मिल रहे थे आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन में। क्यों मिल रहे थे मैंने आपको बता दिया, टेम्परेचर सुटेबल है, प्रॉपर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा की पानी है। इधर जैसे जैसे पढ़ोगे तो एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, और इधर जाओगे तो फिर रेनफॉल कम होता जाएगा तो मॉइस्ट डेसिडियस, इधर आपके ड्राई डेसिडियस, फिर आपके इधर ये और ज्यादा जाओगे तो वेजिटेशन यहाँ पर कम होता जाता है, तो ड्राई डेसिडियस तक, फिर सब ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट वेजिटेशन, अल्पाइन वेजिटेशन। तो यहाँ पर जब आप जाओगे तो अल्पाइन में आपको कोनीफेरस फॉरेस्ट मिलेंगे। तो जैसे जैसे आप कभी आप हिमाचल में ऊपर ऊपर की पहाड़ियां विजिट करोगे तो वहां पर आपको जो फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं वो कोनीफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। व्हाट इज कोनीफेरस फॉरेस्ट? ये एक तरीके के इस तरीके के शंकु के तरीके के फॉरेस्ट होते हैं, शंकु का तरीका इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरीके के जो फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं आपको वो हो गए कोनीफेरस फॉरेस्ट। कहाँ पर? एक सर्टेन हाइट पे, लगभग 3000 मीटर से ज्यादा की हाइट पे आपको कोनीफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा हिमालयन वेजिटेशन था। वेस्टर्न हिमालयन और ईस्टर्न हिमालय का वेजिटेशन का पैटर्न अलग अलग है, ये चीज समझाने की बात थी। इसमें टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों अपने अपना काम रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये हमारा नेचुरल वेजिटेशन पर जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो जो सब टॉपिक्स थे हमने कवर करे। थैंक यू वेरी मच।